हेलो हाय वेलकम बैक, दिस इज राज कमल। जैसे कि आपको पता है कि लगातार हमारे सीरीज चल रहे हैं आईटीआई बीटेक डिप्लोमा वाले ट्रेड के। ओके नाउ आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। हमने एटम तक लाए इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के। अब हम इलेक्ट्रिसिटी का मेन चीज जो इलेक्ट्रिकल से पढ़ते हैं, हमने इससे पहले जो क्लास पढ़े थे वहां तक हमने किसी भी मैटर से, पदार्थ से इलेक्ट्रॉन्स लाने की कोशिश किया था। अब आपको पता है, जैसे कि अभी आपको ये नहीं समझ में आएगा, समझ लो, लेकिन ये कंडक्टर है, पूरा एक मोटा कंडक्टर है। तो उस कंडक्टर में जब देखोगे तो बहुत सारे, अब मैंने क्या बोला, मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स में एटम होंगे, और उस एटम में क्या होते हैं, नाभिक, जहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और उसके चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। तो ऐसे किसी भी मैटर, मान लो ये मैटर, इसमें तो लाखों होंगे एटम्स। ओके सो वही इस चीज को दिखाया गया है। तो थोड़ा सा एनिमेशन से देखिएगा तो ये देखिए, समझिएगा कि एक एटम, कोई कंडक्टर, कोई पदार्थ में लाखों एटम्स होते हैं। तो एक एटम्स की अगर हमने बात किया था तो हमने आपको यह बताया था कि उसमें न्यूक्लियस होते हैं सेंटर पे, इस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और बाहरी कक्षा में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता है। ये इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता है। ये सब यहां तक हुआ था लास्ट क्लास में, एकदम सभी को क्रिस्टल क्लियर है? बिल्कुल। जब ये चीज क्लियर है तो आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा, क्योंकि यही चार्ज, यही जो इलेक्ट्रॉन्स और बाहरी कक्षा में जो घूमने वाला है, इसी के फ्लो होने से, यही जो फ्लो करता है, इसी को तो कहते हैं करंट। चार्ज का फ्लो ही कहलाता है क्या, करंट। ओके तो ये इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है, ये सब भी हमने डिस्कस किया था। एक चीज मैं और आप लोग को बता दूं यहां पर, अगर थोड़ी सी जानकारी हो आप लोग को, कि इलेक्ट्रॉन्स का रेडियस कितना होता है, तो 10⁻³ सेंटीमीटर। कितना जी? अगर कोई बोले रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कभी आपसे कोई पूछ दे रेडियस, है ना, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के रेडियस क्या होते हैं जी? वो होता है 10⁻³ सेंटीमीटर। कितना? ठीक है ना, ये सारी जानकारी हो गई थी। अब देखिए करंट धकाधक समझ में आएगा, एक एक चीज बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे आपके माइंड में। देखिए यही तो इलेक्ट्रॉन्स था, यही तक करा के मैं लेके आया था आप लोग को। आज हम इस इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अच्छे से डील करने वाले हैं जी। ओके चलिए, अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो तो हमेशा दोनों में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो कई बार ये भी पूछेगा अपोजिट चार्ज में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है जी। ये ध्यान रखना, अपोजिट चार्ज में हमेशा क्या होता है जी, अट्रैक्शन होते हैं। ठीक है, उसी कारण इंटरमोलिकुलर फोर्स के कारण क्या होते हैं, एटम्स जुड़े होते हैं, कोई भी भागता नहीं, है ना। जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से लगता है तभी इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। तो चलिए मैं आज बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पहले डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले विद्युत धारा किसको कहते हैं, तो कहते हैं कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या? आवेश। आवेश किसको बोला जा रहा है? सॉरी, आवेश यहाँ पे किसको बोला गया है? ये आवेश ही तो है, मतलब चार्ज। ये आवेश ही तो है क्या जी, चार्ज। इसके प्रवाह की दर को बोला जाता है क्या, धारा, मतलब करंट। धारा मतलब करंट। सो करंट जो है, धारा तभी होता है जब आवेश समय के करस्पॉन्डिंग मूव करता रहे। समय के रिस्पेक्ट में आवेश अगर नियत हो गया तो फिर वो करंट नहीं हो सकता, वो कभी करंट नहीं हो सकता। सो समय के रिस्पेक्ट में आवेश को लगातार फ्लो करना पड़ेगा। एक पर जैसे एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स को लगातार गुजरना पड़ेगा, हर एक एक सेकंड के इंटरवल में उतने इलेक्ट्रॉन्स को गुजरना पड़ेगा, इसलिए समय दिया गया। ऐसा नहीं कि आवेश फ्लो किया तो धारा हो गया, वो तो है, लेकिन हर यूनिट टाइम पर जितना आवेश फ्लो किया वही उसका धारा कहलाता है। मतलब समझिए ये दर क्यों लगाया जाता है। दर, इसका मतलब ये नहीं, आप ये मत समझ लेना कि कोई कंडक्टर है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स ही इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स ही इलेक्ट्रॉन्स है, और ये एक सेकेंड में सॉरी, एक सेकेंड में इतना इलेक्ट्रॉन्स है, मान लो इस कंडक्टर में, है ना, ये कोई तार है, ये कोई तार है, एक सेकेंड में इतना इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरे सेकेंड में भी देखो तो इतना ही इलेक्ट्रॉन्स बैठा हुआ है। तो ये क्या हुआ, ये कोई करंट नहीं हुआ। फिर आवेश तो स्टोर है, आवेश तो क्या स्टोर है, तो ये करंट नहीं होगा। तो हम उसको कहते हैं कि हर सेकेंड में अगर आप देखें तो ये आवेश आगे की ओर मूव कर रहा हो, तो इसीलिए बोला जाता है धारा उसी को कहेंगे जो समय के रफ्तार, समय की करस्पॉन्डिंग क्या हो, मूव करता हो, उसी को धारा कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे, धारा, यानी विद्युत धारा। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रहे। तो इसी में ये, इस इलेक्ट्रॉन्स में हम कहते हैं मोशन होगा, इस इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा जी, मोशन।
हर सेकेंड यानी टाइम के करस्पॉन्डिंग, यानी यहाँ तो 1 सेकेंड मैंने मेंशन कर दिया, पर मैं कहता हूं ये समय के अनुसार ऐसा होते रहना चाहिए, समय के अनुसार इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होते रहना चाहिए, वही कहलाता है विद्युत धारा। वही कहलाएगा क्या जी? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा क्या है? जैसे विद्युत धारा कहते हैं आवेश के प्रवाह की दर को, सो इसको शॉर्ट में लिखा जाता है करंट को I बराबर आवेश को क्या Q चार्ज से और समय को टाइम से। तो आपको फॉर्मूला मिल गया I बराबर Q बाई T। तो कई बार इस फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। ओके नाउ, और कई बार ये भी पूछा जाएगा कि करंट को क्या लिख सकते हैं, चार्ज में अंतर। पहले बोलेगा पहले 200 चार्ज था, बाद में 400 हो गया, तो चार्ज dQ बाय dt भी लिखते हैं। कितने सेकंड बाद कितने अंतर हो गए वो भी धारा को रिप्रेजेंट करता है। अब कोई कहेगा सर ये dQ बाय dt क्या लिख दिया, तो ये होता है dQ बाय dt। ये समझिएगा कि मान लो कोई कहेगा x टाइम में, मतलब 1 सेकेंड 5 सेकेंड में 300 चार्ज था, कितने 300 चार्ज, और फिर कहेगा 8 सेकेंड में 900 चार्ज हो गया, तो बताइए करंट कितना था। आप देखोगे कि पहले कितना था 300, बाद में कितना हो गया 900, तो ये जो है करंट कितना होगा जी। तो ये देखा जाता है कि बाद में 900 और पहले 300 था, दोनों का अंतर हो गया dQ, मतलब 900 में 300 गया तो 600 हो गया dQ। और समय में कितना अंतर हुआ जी, पहले 5 सेकेंड था, बाद में 8 सेकेंड, तो समय में अंतर हो गया 3 सेकेंड का, तो समय आएगा 3, तो वो होगा उसकी धारा। क्लियर ना। तो dQ बाई dt मतलब होता है चेंज इन चार्ज, चार्ज में अंतर, dQ को बोलेंगे चार्ज में अंतर, कितना हो गया नया, और dt में बोलेंगे समय में अंतर। समय में अंतर। ओके ना, तो धारा इसी को कहते हैं, ये हमेशा आपको ध्यान रहे। और यहीं से क्वेश्चन के बार पूछता है, कई बार कि आवेश बराबर क्या होता है। क्या पूछता है आपसे, आवेश बराबर क्या होता है। तो आवेश बराबर होता है जी धारा गुना समय, टाइम। ये सब भी ध्यान रहे बच्चे, नहीं तो कंफ्यूज करते। मतलब चार्ज बराबर करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम। ओके, ये है चार्ज का मतलब का। तो फॉर्मूला ऐसे भी कई बार आपसे पूछा जाता है, बड़ा फ्रिक्वेंट पूछा जाता है, ध्यान रहे सीधे कि चार्ज बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो धारा गुना समय होता है चार्ज का फॉर्मूला। नौ, अब और चीज समझना है सर, जैसे कि करंट की इकाई क्या होती है और 1 एम्पियर किसको कहते हैं। तो अब एक चीज मैं और लिखूं, धारा की इकाई करंट में मापी जाती है। अब इसके रिलेटेड पॉइंट मैं लिख देता हूं, इसको तो यहीं रहने देते हैं, नया स्लाइड में लिखा देता हूं मैं, नया स्लाइड में। करंट की इकाई का यूनिट, इकाई मतलब क्या, यूनिट एम्पियर में मापी जाती है। ओके, इसमें सर एम्पियर में, एम्पियर में मापी जाती है। ओके, नेक्स्ट मैं बात करूं, करंट की इकाई किस में मापी जाती है जी, एम्पियर में। नेक्स्ट अगर बात करें तो सर कई बार आपने ये भी सुना होगा कि करंट की गति क्या होती है ना, तो बहुत फास्ट होती है, पर कुछ तो लिमिटेशन होगा जी। बिल्कुल, करंट की गति, धारा की गति, धारा की गति लगभग प्रकाश की गति के बराबर होती है। लगभग प्रकाश के गति के बराबर होती है। मतलब स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, जो अप्रॉक्स, अगर मैं बात करूं अप्रॉक्स कितना होता है जी,
अगर बात करें कितना होता है 3 क्रॉस 10⁸ मीटर गति है तो मीटर पर सेकेंड होगा, मीटर पर सेकेंड होगा। बहुत फास्ट होता है, इसीलिए यहां फट से लाइट देंगे तो फटाक से दिल्ली पहुंच जाएगा, फटाक से लुधियाना पहुंच जाएगा, फटाक से लखनऊ पहुंच जाएगा, ठीक है ना। पटना से ऐसा नहीं तू चल मैं आ रहा हूं, ऐसा नहीं होगा। चलिए, अब कई बार कहते हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझने हैं कि सर 1 एम्पियर क्या होता है। ठीक है, कहेंगे कि करंट की जो इकाई होती है वो एम्पियर में, 1 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, ये क्या है। तो अगर कहेंगे चार्ज ही एक करंट है अगर समय इकाई को कंसीडर किया जाए। चार्ज यानी आवेश ही धारा है यदि, मतलब आवेश क्या है जी, धारा है यदि इकाई समय की बात की जाए। अब समझिए सर, धारा क्या है, धारा चार्ज है जी, धारा क्या है जी, चार्ज। यानी अगर मैं बोलूं करंट की तो ये क्या है, ये चार्ज ही तो है, ये क्या है, चार्ज बटा समय। अगर समय को इकाई ले लूं, मतलब अगर मैं बोलूं 1 एम्पियर करंट बराबर 1 कूलम्ब चार्ज बटा 1 सेकेंड। ओके, ध्यान से समझिएगा जी। देखिएगा, अगर करंट की इकाई 1 एम्पियर लिया, कूलम्ब चार्ज कितना लिया, एक चार्ज की इकाई 1 कूलम्ब में होता है, कल भी कराया था। ओके, टाइम समय क्या, सेकंड में। तो जब आप सेकंड को 1 सेकंड इकाई में ले रहे हो, 1 सेकंड पे बात करोगे तो 1 एम्पियर उतना ही होता है जितना कि 1 कूलम्ब होता है। ध्यान समझिए, अगर इस समय को इकाई मान लोगे तो 1 एम्पियर वही होता है जितना कि 1 कूलम्ब होता है। तो 1 एम्पियर बराबर हो जाएगा 1 कूलम्ब के। एक कूलम्ब के, लेकिन ये तभी होगा 1 कूलम्ब के एट 1 सेकेंड, जब समय आप 1 सेकेंड की सिर्फ बात करोगे। तो 1 एम्पियर किसको कहते हैं, समझिए कि 1 एम्पियर अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब चार्ज जितना फ्लो करता है वही 1 कूलम्ब कहलाते हैं, 1 एम्पियर कहलाता। मतलब समझिए कि ये कोई कंडक्टर है, ये कोई तार है, मान लो ये कॉपर का तार है, किसका है, Cu तार है, कॉपर का तार है। ओके, ये कॉपर का तार है और 1 सेकेंड में यहां से यहां मान लो मैं कहता हूं 1 सेकेंड हुआ, यहां से यहां क्या हुआ, 1 सेकेंड हुआ। 1 सेकेंड में आपके मान लो 1 सेकेंड में जो 1 कूलम्ब, 1 सेकेंड में यहां से यहां तक जो अगर 1 कूलम्ब, कितना, 1 ही कूलम्ब इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव करे तो यही कहलाएगा, क्या कहलाएगा जी, 1 एम्पियर। नहीं समझे होंगे, मैं अभी समझाऊंगा, यही कहलाएगा 1 एम्पियर। 1 सेकेंड में जितना चार्ज मूव करता है, 1 सेकेंड में जितना चार्ज 1 कूलम्ब का मूव करता है वही कहलाता है आपका 1 एम्पियर, वही कहलाता है 1 एम्पियर, वही कहलाता है, ध्यान से समझिए, वही कहलाता है 1 एम्पियर। तो कहोगे सर 1 कूलम्ब क्या हुआ, 1 कूलम्ब क्या हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बारीकी समझा रहा हूं, समझिएगा। 1 कूलम्ब क्या हुआ जी, 1 कूलम्ब किसको कहते हैं, तो हम पहले उसको समझ लेते हैं, 1 कूलम्ब किसको कहते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, किसी को यह समझ में आ रहा है, दिक्कत आ रहा है कि 1 सेकेंड में अगर समय को इकाई मान लिया जाए तो जो एम्पियर, 1 एम्पियर 1 कूलम्ब के बराबर होता है।
अब एक कूलम में हो सकता है 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर या 20 इलेक्ट्रॉन के बराबर जो भी हो, लेकिन एक सेकंड इसको मान लिया जाए तो ये एक कूलम 1 एम्पियर के बराबर होता है। आप कहोगे सर कैसे, थोड़ा और इसको समझ, ये डायरेक्ट नहीं समझ पा रहा हूं। मैं कहूंगा बिल्कुल समझिए। जैसे हमने पढ़ा है दूरी, क्या पढ़ा है जी, दूरी बराबर चाल बराबर, जैसे हमने क्या पढ़ा है, चाल बराबर दूरी बटा समय। क्या पढ़ा है जी, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, तो मतलब कि चाल बराबर क्या है, दूरी बटा समय। अगर समय को इकाई मान लिया जाए तो चाल वही होता है जो कि दूरी होती है। आप नहीं समझ रहे हो तो समझिए। अगर कोई बोलता है कि चाल है, चाल क्या है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल क्या है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर दूरी को इकाई मान ले जाए यानी 1 किलोमीटर और समय को 1 घंटा मान लिया जाए, तो अगर समय को इकाई मान लो तो चाल वही होता है जो दूरी होता है। मतलब अगर कोई बोले, ध्यान से समझिए, अगर कोई बोले 30 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, तो ये तो चाल है। लेकिन कोई कहे कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा अगर कोई बोल रहा है और 1 घंटा की बात अगर करे तो 1 घंटा में कितनी दूरी तय करेगा, 30 घंटा, 1 घंटा में कितना करेगा जी, 30 किलोमीटर। चाल कुछ भी नहीं है, चाल तो दूरी है। अगर समय को इकाई मान लिया जाए, समय 1 घंटा मान लिया जाए, 1 मिनट मान लिया जाए, सब कुछ उसी प्रोपोर्शन से, या 1 सेकेंड को मान लिया जाए, तो उस टाइम में जो भी चाल होता है वही दूरी होता है। और समझिए, किसी को और समझ में नहीं आ रहा हो तो समझिए। मैं कहता हूं कि किसी ट्रेन की, है ना, एक ट्रेन की स्पीड जो है, ट्रेन की स्पीड ध्यान से सुनिए, 100 किलोमीटर पर आवर है, 100 किलोमीटर पर आवर। तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाता है दिमाग में कि 1 घंटा में 100 किलोमीटर चल रहा है। क्या चल रहा है, 100 किलोमीटर चल रहा है, 1 घंटे में 100 किलोमीटर। तो ये जो मैं बोला हूं 100 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप तुरंत इसको समझते हो चाल। तो मैं कहता हूं चाल का फॉर्मूला क्या है, चाल का मतलब है दूरी बटे समय। तो अगर समय को 1 घंटा मान लिया जाए, समय को क्या मान लिया जाए, 1 घंटा मान लिया जाए, तो उस टाइम 1 घंटा में जो भी दूरी कवर कर रहा है वही तो चाल है। 1 घंटा में कितना कवर कर रहा है, 100। तो बताइए 1 घंटा में, अगर आपने चेक किया 1 घंटा में कितना, 1 घंटे में, तो चाल भी क्या है जी, 100। चाल भी क्या है जी, 100। इसका मतलब है कि अगर किसी के इकाई समय में बात किया जाए तो अगर चाल है तो चाल किसके बराबर होता है, दूरी के बराबर ही हो जाता है। सिमिलरली मैंने यहां पे बोला कि अगर 1 एम्पियर करंट, 1 कूलम और 1 सेकंड की चर्चा की जाए तो 1 सेकंड इकाई समय में बात करें तो 1 एम्पियर हमेशा 1 कूलम के बराबर होता है। तो कई बार बोलेगा अगर किसी इकाई समय में बताइए 1 एम्पियर में कितना क्या होता है, तो 1 एम्पियर में 1 कूलम होता है। क्या होता है, 1 एम्पियर में 1 कूलम। अब आपके दिमाग में यही नहीं आ रहा है कि 1 कूलम क्या हो गया, ये कूलम्ब क्या चीज है। सर इलेक्ट्रॉन्स आपने पढ़ाए, प्रोटॉन्स पढ़ाए, वो सब समझ आ रहा था, नाभिक पढ़ाए, एटम पढ़ाए, मॉलिक्यूल्स पढ़ाए, सब समझ में आ रहा है। ये कूलम्ब कहां से आ रहा है समझ नहीं आ रहा, जबकि कूलम्ब के बारे में हमने चर्चा किया था और अभी एक चार्ज के इकाई के बारे में भी लिखा था, हम उन पे भी चर्चा कर लेते हैं। आइए जी, आइए हम उन पे भी चर्चा कर लेते हैं। एक सेकेंड। अब हमने आपको बताया है इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज। हमने आपको बताया ना चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का मास नेग्लिजिबल होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स की मास की कभी बात ही मत करिए, है ना। इलेक्ट्रॉन्स के मास की कभी आप बात मत करिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जाना जाता ही अपने चार्ज के लिए। इलेक्ट्रॉन्स सिग्निफिकेंटली जो होता है ना, वो अपने चार्ज के लिए ही जाना जाता है। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करूं तो आपने सुना, अगर नेगेटिव की बात रखना है तो नेगेटिव 1.6 क्रॉस 10 टू द पावर -19। और चार्ज की इकाई किसमें रखते हैं जी, कूलम्ब में। किसमें, कूलम्ब में। चार्ज की इकाई सर किसमें रखते हैं जी, कूलम्ब में। ठीक है सर, हमने क्या पढ़ा है, 1 एम्पियर जो होता है वो 1 कूलम्ब के बराबर। लेकिन कूलम्ब तो समझ में आ ही नहीं रहा, साला है क्या ये,
है कि नहीं। कूलम्ब तो समझ में ही नहीं आ रहा सर है क्या। अब कूलम्ब को लेके आते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो जानते हो, इलेक्ट्रॉन्स में अपन जानते हैं जी। अगर एक कूलम्ब में मैं बोल दूं 10 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तब आप कहोगे हाँ सर 1 एम्पियर 10 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हो गया। कितना? 1 इलेक्ट्रॉन्स 10 एम्पियर के बराबर हो गया। लेकिन ये डायरेक्ट नहीं कहना है, लेकिन तब हो गया जब उसकी सेकंड जो है, सेकंड में बात किया, समय सेकंड, 1 सेकंड की बात। अगर यही कहूं 2 सेकंड में, तो उसके लिए कितना होना पड़ेगा? 20 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। आइए समझिए चीजों को। तो हमने एक चीज पढ़ा था, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो किस में होता है? इतना कूलम्ब्स। तो ये क्या है? एक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। ये कितने इलेक्ट्रॉन्स की बात होती है जी? 1 इलेक्ट्रॉन्स की। कितनी इलेक्ट्रॉन्स की? 1 इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना होता है? यानी 1 इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज कितना सर? 1 पर। नेगेटिव पॉजिटिव की अभी बात नहीं करूं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है तो हमेशा नेगेटिव होना ही है। 1.6 cos 10⁻⁻19 कूलम्ब। सी यूज करते हैं, है ना, कूलम्ब, कूलम्ब, है ना। चलिए सर, तो अब 1 कूलम्ब कितने के बराबर? एक कूलम्ब सर कितने के बराबर होगा? हम कहेंगे 1 इलेक्ट्रॉन्स भागा 1.6 क्रॉस 10⁻⁻90। तो अभी 1 कूलम्ब के बराबर अगर मैं निकालूं, कूलम्ब के बराबर निकालूं, 1 कूलम्ब के बराबर निकालूं, तो ये पता है कितना होगा? 6.25 क्रॉस 10⁻18 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। मामला समझ रहे हो? मामला समझ रहे हो? हमने बोला 1 एम्पियर 1 कूलम्ब के बराबर, और 1 कूलम्ब कितने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है? 6.25 क्रॉस 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। मतलब अरबों खरबों में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1 एम्पियर कहलाता है। क्लियर? तो इसका मतलब अब तय हो गया कि अगर सर किसी कंडक्टर में, अब समझिए, अब किसी कंडक्टर में, ध्यान से, बहुत ध्यान से, 1 सेकेंड में, मान लो किसी कंडक्टर में 1 सेकेंड में, कॉपी सी कर लेंगे बार बार और अच्छा हो जाएगा अपने लिए, समय बचेगा। ये लीजिए। तो मैं कह रहा हूं यहां पे कि सर अगर ऐसा हो जाए कि मैं बोलूं एक तार में 1 सेकेंड में, अब यूं ही नहीं जाएगा, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड या बैटरी लगाएंगे तभी इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होगा। लेकिन मैं कह रहा हूं अगर इस तार में 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव करे जी? ये 6.25 क्रॉस 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी कंडक्टर में 1 सेकेंड में इतनी इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा एक बार में फ्लो कर जाए, तो उसको बोलते हैं 1 एम्पियर। इसका मतलब कहीं अगर 5 एम्पियर कह रहा होगा, तो इसका मतलब है कि उस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया में 1 सेकेंड में इतना इलेक्ट्रॉन्स गुना 5, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एक साथ क्या कर रहा होगा? फ्लो कर रहा होगा। यही तो है 1 एम्पियर। तो आपको एग्जाम में कई बार पूछ देता है 1 एम्पियर कितने के बराबर होता है। वहां समय की भी चर्चा नहीं करता, क्योंकि लो स्टैंडर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पूछता। बस आपको ये समझना होता है कि हाँ 1 एम्पियर की बात कर रहा है, तो आपको समझना है कि इकाई समय की ही बात कर रहा है। तो नहीं, इकाई समय की बात नहीं करेगा तो फिर आंसर तो कर ही नहीं पाएंगे। तो 1 एम्पियर में जो होते हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जी? 6.25 क्रॉस 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। 1 एम्पियर कितने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर? इतने इलेक्ट्रॉन्स। तो सर एम्पियर जो होता है, कभी इलेक्ट्रॉन्स ऐसा थोड़ा कि उतना कलेक्ट करके पैकेट में लेके जाता है, नहीं। 1 एम्पियर धारा क्या है? अपने आप में एक मोशन करने, मूव करने वाला। इलेक्ट्रिकल क्या है? चार्ज का फ्लो ही तो है। इसका मतलब 1 सेकेंड में कोई चार्ज जितना फ्लो कर जाता हो और जिसकी मात्रा इतने इलेक्ट्रॉन्स का हो, अगर 1 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स, अरबों इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हो, अगर 1 सेकेंड में फ्लो कर जाता है, तो वही कहलाता है 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसको काउंट कर लीजिए, 6 पर 0.00018 बैठाते जाइए, उतने इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकेंड में अगर फ्लो करता है तो वही कहलाता है 1 एम्पियर। अब आपको समझ में आ रहा है क्या हो गया, कैसे रिलेट हो रहा है? एटम पे लेके आए, वहां से नाभिक पे तोड़े, इलेक्ट्रॉन्स निकाल के लाए, इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्टर से गुजारे, और अब कह रहे हैं कि अगर 1 सेकेंड में
1 सेकेंड में इतना इलेक्ट्रॉन्स एक बार में गुजर जाए तो समझो उसको 1 एम्पियर कहते हैं। तो कहीं 2 एम्पियर कह रहा, इसका मतलब 2 से गुना कर दीजिए, उतना इलेक्ट्रॉन्स एक साथ में गुजर रहा होगा, तो वही होगा उसका क्या, करंट। क्लियर? आई होप सो एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा आपके माइंड में, एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। अब कोई ये भी बच्चा सोच रहा होगा किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स अपने आप क्यों घुसेगा, भला किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स अपने आप क्यों मूव करेगा, उसको मूव करने की क्या जरूरत है। तो जी ऐसे तो मूव करेगा नहीं, है ना। ऐसा नहीं है कि एक तार लेके आ गए कहीं से, मान लो कि ये अगर कोई लोहा का तार होता तो सर इसमें इलेक्ट्रॉन्स अपने आप फ्लो कर रहा होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसमें हमको बैटरी देना पड़ेगा, है ना, या कोई इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स देना पड़ेगा, ताकि लूप कंप्लीट होगा तो इससे होगा क्या होगा, करंट गुजरेगा। क्या होगा जी, इससे करंट गुजरेगा। और करंट तभी होता गुजरता है जब सर्किट का परिपथ क्लोज हो, जब सर्किट का परिपथ क्लोज हो। तो ये अपने आप में ये है क्या सर, ये कंडक्टर, ये क्या है जी, एक कंडक्टर है जी, एक कंडक्टर है। मतलब और अच्छे से समझाइए सर, और अच्छे से समझाइए। इसका मतलब है कि अगर कोई कंडक्टर है, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स का मूव कराना है तो आपको एक बैटरी से इसको गुजारना होगा, यही बैटरी है। हालांकि ये भी तो तारी है, ये भी क्या है जी, तारी है, ये भी क्या है, तारी है, पर स्पेसिफाई करके ये बताता हूं कि हाँ देखियो कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट किस तरीके से होता है। ये भी तार, यहां भी वैसे ही इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा, है कि नहीं। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट आगे की ओर अगर होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट आगे की ओर होता है, तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड या बैटरी जो दे रहे हो, इसमें इलेक्ट्रॉन्स आगे की ओर तभी बढ़ेगा जब आप क्या करोगे, जब आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे। क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, मतलब विद्युतीय क्षेत्र। क्या, विद्युतीय क्षेत्र जब आप अप्लाई करते हो तभी तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा, नहीं तो सामान्य अवस्था में क्या होता है, हर एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हर मैटर में, चाहे लोहा है उसमें इलेक्ट्रॉन्स है बैठा हुआ। जब आप बाहर से बैटरी लगाओगे, कोई सोर्स लगाओगे, तभी क्या होता है जी, आपका इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। अब देखिए एक चीज और आपको कि सर आपने ये जो बना है ना, इसमें कहीं कुछ मिस्टेक है। हम भी कहेंगे बिल्कुल मिस्टेक है ना, कि अगर इलेक्ट्रॉन्स की गति इधर से इधर है, इसका मतलब इसमें लगा हुआ हिस्सा बैटरी का जो होगा इधर नेगेटिव होगा और इधर पॉजिटिव होगा, क्योंकि धारा, अब यहां पे समझिएगा, जो इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट को दिखा रहा है। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। किसी बैटरी से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। क्या होता है जी, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ऐसा, और धारा जो करंट होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के विपरीत दिशा में जाता है, और धारा जो करंट होगा वो हमेशा आपके इलेक्ट्रॉन्स के विपरीत दिशा में जाता है, हमेशा विपरीत दिशा में जाता है। तो किसी भी कंडक्टर से करंट यूं ही स्वतः नहीं फ्लो करेगा, उसके लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देना पड़ेगा, यानी वोल्टेज सोर्स, जनरेटर से तार कनेक्ट करने होंगे, तभी करंट का फ्लो होगा। किसी भी तार से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो उस पर लगाए गए विद्युतीय क्षेत्र पर निर्भर करता है कि नहीं। स्ट्रॉन्गर होगा विद्युतीय क्षेत्र, फटाफट इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। एकदम नेग्लिजिबल होगा तो पता चला कि बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स को धकेल पा रहा है ना, तो विद्युतीय क्षेत्र चाहिए। और दूसरी बात सर, विद्युत इलेक्ट्रॉन, अगर बैटरी भी है, कंडक्टर भी है, अगर मैं इसको हटा दूं, तार काट दूं, तो क्या करंट फ्लो हो जाएगा? नहीं, कभी करंट फ्लो नहीं होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए हमेशा क्लोज पाथ चाहिए। काट देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स हवा से उड़ के तो नहीं जाएगा। इसीलिए हमेशा
अगर आप बात करो तो कभी भी आप ये बात करो, कभी भी, है ना, कभी भी आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने के लिए या करंट के फ्लो होने के लिए हमेशा क्लोज परिपथ की जरूरत होगी। क्लोज परिपथ मतलब, क्लोज को हिंदी में क्या बोलेंगे जी? क्लोज परिपथ को हिंदी में समझ रहे हो ना? क्लोज परिपथ हिंदी में समझिए आता है धारा किसी परिपथ से धारा का फ्लो मतलब प्रवाह हमेशा क्लोज परिपथ होने पर ही होता है। यानी क्लोज परिपथ होता है, क्लोज परिपथ होगा तभी धारा का प्रवाह होगा, अदरवाइज नहीं। तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, अगर कहीं करंट का फ्लो होगा तो इसके लिए क्या जरूरी है? क्लोज परिपथ मतलब क्लोज परिपथ। कहीं कटा फटा ना हो, टूटा ना हो, है ना? टूटेगा तो करंट ही नहीं फ्लो, चार्ज ही नहीं फ्लो किया, चार्ज नहीं फ्लो किया तो करंट ही नहीं फ्लो करेगा, है ना? एक चीज और, धारा का प्रवाह हमेशा आवेश के प्रवाह के विपरीत होता है। विपरीत यानी अपोजिट होता है ना? बहुत मेहनत लगता है एक एक चीज को, बहुत अंतर हो जाता है एक रिकॉर्डेड चीजों को बहुत बेहतर तरीके से डील करने में, है ना? देखिए यहाँ पे समय बहुत बचता है आपका। यही लाइव सेशन होते हैं ना, तो लाइव सेशन क्या होता है? लाइव सेशन होना, फिर लाइव सेशन में कितने डिस्कशन होते हैं, तो यही जो 1 घंटे क्लास होते हैं वही 2 घंटे में चला जाता है लाइव डिस्कशन वाला क्लास। तो वहां पे क्या होता है, आपकी समय जो बाद में अगर देखते हो ना, समय की बहुत बर्बादी होती है। और जो एक प्रॉपर क्लास अरेंज करके आपको चीजों को समझाया जाता है, इसमें समय की बहुत बचत होती है। हमेशा कभी भी लाइव रिकॉर्डेड मत पढ़िए, रिकॉर्डेड क्लास है वो सबसे ज्यादा सुटेबल है। डिस्कशन है, आप क्लास में आके डिस्कशन करिए, हमेशा क्लास में आपको डिस्कशन के लिए सेशन दिया जाएगा, उसमें आकर डिस्कस करिए अपने डाउट्स को, तो वो बेहतर है। लाइव क्लास का रिकॉर्डेड होता है, बहुत गंदा होता है, बहुत समय की बर्बादी होती है। जबकि यहां पे एक्यूरेट हम अपने पॉइंट की ही चर्चा करते हैं, नो बकवास, सीधी काम की बात है कि नहीं? चलिए, धारा के प्रवाह हमेशा आवेश के प्रवाह के विपरीत होता है। एक बात और बता दीजिए सर, कहेगा कि आवेश का प्रवाह हमेशा किधर से किधर होता है? ऋणात्मक से धनात्मक की ओर। एक बैटरी में आवेश का प्रवाह हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, जबकि एक बैटरी में धारा का प्रवाह हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब समझिए सर, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव से नेगेटिव जो करंट लेते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। मेन चीज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का ही फ्लो। तो आप कहोगे कि सर इलेक्ट्रॉन्स का जिधर से फ्लो हो गया उसी को करंट का फ्लो क्यों नहीं माना गया? देखिए, बहुत पहले के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि यही इलेक्ट्रॉन्स तो है, लेकिन प्रोटॉन उसने क्या माना? एक प्रोटॉन्स बोला कि प्रोटॉन प्लस जो है वो इधर से उधर जाता है, प्लस ऐसा कुछ होता नहीं, वो न्यूट्रलाइज होता है। तो उन्होंने जो एक बार कन्वेंशनल दे दिया कि प्लस से ही जाता है, और अपने बुक्स को यानी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए आसानी के लिए आपने एक कन्वेंशनल ले लिया कि प्लस से माइनस ही हमारा करंट जाता है, वरना हमेशा इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं। इसको भी ले लेना चाहिए, इसी को मिल लेना चाहिए, लेकिन इसको लिया नहीं गया। जैसे साइंटिस्ट किया उसी काम पे तौर तरीके पे चलने लगे। हम अपने न्यूमेरिकल को आसान बनाने के लिए हमेशा ये कि प्लस से माइनस की ओर हमारा सा हमेशा करंट जाता है। तो आवेश का प्रवाह हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी
के टर्मिनल से होता है। जबकि धारा का प्रवाह, आप लोग लिखोगे धारा का प्रवाह कहाँ हो जाए जी, प्लस से। हमेशा क्या देखते हैं जी, कभी सॉल्व करने के लिए धारा का प्रवाह, अब ये ऐसा माना गया कि पहले इलेक्ट्रॉन जो है इधर इधर से गुजर रहा था तो हमारा प्रोटॉन इधर से जा रहा होगा, पर ऐसा कुछ नहीं, यही जाके न्यूट्रलाइज करता है। और जो बैटरी होता है ना, जहां नेगेटिव है यहां पर डीपली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे लाइटली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर की ओर जाते हैं। ठीक है ना, ये बैटरी की बात हुई। तो आप लोग एक पॉइंट बना के लिखोगे क्या, धारा का प्रवाह, क्या लिखोगे जी, धारा का प्रवाह हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव बैटरी के टर्मिनल से होता है। क्लियर है, क्लियर है जी, क्लियर है। आई होप सो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नाम की चीज़ नहीं होगी, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब करंट को ना, जब ये करंट है तो ये करंट कई प्रकार के होते हैं, पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा। ये करंट भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक होता है एसी धारा, एक होता है डिस्ट धारा। इतना मैं ITI यानी ट्रेड में भी मैं इतना पढ़ा देता हूँ कि आप जेई के क्वेश्चंस को लगा लोगे, और जेई भी आप दे सकते हो अच्छे से, जेई में भी कॉन्सेप्ट आपका बेहतर बनेगा। चलिए जी, 9 विद्युत धारा कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक होते हैं डिस्ट धारा, एक होते हैं प्रत्यावर्ती धारा। विद्युत धारा के प्रकार, विद्युत धारा के प्रकार कितने प्रकार के सर, एक होता है डीसी, एक होता है एसी। आपने एक पढ़ा है डीसी, एक पढ़ा है एसी, ये तो सबने पढ़ा है। प्रत्यावर्ती धारा, ओके। और दूसरा बताऊं तो दिष्ट धारा, इसको बोलते हैं दिष्ट धारा। इंग्लिश भी बोल दूं, डायरेक्ट करंट इसको बोलते हैं, डायरेक्ट करंट, और इसको अल्टरनेट बोलता है। बच्चा बोलेगा डायरेक्ट, इसको बोले इनडायरेक्ट, ऐसा नहीं, एक डायरेक्ट और दूसरा अल्टरनेटिंग। क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है ना, आई होप सो क्लियर होगा सभी को। दिष्ट धारा कैसे होता है जी, एग्जाम्पल, दिष्ट धारा जो होता है एग्जाम्पल में, जैसे आपका बैटरी हमेशा दिष्ट धारा देता है, अभी मैं बता भी दूंगा। और बैटरी के अलावा अगर मैं बात करूं तो डीसी जनरेटर ये सब दिष्ट धारा देता है। जबकि अल्टरनेटिंग करंट की बात करूं तो एग्जाम्पल में अल्टरनेटर है कि नहीं, अल्टरनेटर जिसको बोलते हो एसी जनरेटर, या इसी को सिंक्रोनस जनरेटर भी कहते हैं, लेकिन आप लोग इतना अभी नहीं जानोगे। सो आई होप सो आप लोग समझ आए। अब सर ये अंतर क्या है, ये दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर क्या है, तो ध्यान से समझिए। डायरेक्ट करंट धारा, डायरेक्ट करंट वो होता है जो समय के साथ अपने परिमाण को नहीं बदलता, जो समय के साथ क्या करता है जी, अपने परिमाण को नहीं बदलता, यही कहलाता है दिष्ट धारा। मतलब कि अगर मैं बोलूँ ये समय t1 है, यहाँ पे t2 टाइम है, यहाँ पर t3 टाइम है, लेकिन अगर मैं बोलूँ ये 5 एम्पियर है, इसकी हाइट कितनी है 5 एम्पियर, तो इस टाइम भी ये कितना 5 एम्पियर, दूसरे टाइम पर भी क्या 5 एम्पियर, तीसरे टाइम पर भी क्या 5 एम्पियर। तो जिसका मैग्नीट्यूड दिष्ट धारा उसी को बोलते हैं, जिसका वैल्यू समय के साथ नहीं बदलता है वही दिष्ट धारा कहलाता है। इसका मतलब जिसका मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण
समय के साथ नहीं बदलता है, डीसी कहलाता है। डीसी एकदम प्रॉपर नोट बनाइएगा जी, प्रॉपर नोट, है ना। बहुत मेहनत से मैं आपके लिए स्टडी करवा रहा हूँ, एक एक चीज़ कहीं छोड़ ही नहीं रहा, किसी भी बच्चे को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, है ना। तो मैं उम्मीद करूँगा कि हमारे मेहनत पे आप लोग पानी नहीं फेरेंगे, पूरी मेहनत से आप लोग मेहनत करेंगे, पूरा प्रैक्टिस करेंगे, है ना। मैं हर एक चीज़ को समझा सकता हूँ, क्योंकि मैंने क्या ही बताऊँ, आप लोग को धीरे पता चल जाएगा। मेरे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है अलग अलग, है ना। अलग अलग तरीके से मैं डील करता हूँ बच्चों से, हर तरह के बच्चों से लगातार मेरा कम्युनिकेशन होता है कि कैसे वो समझ पाएगा। तो ये समय के साथ अपने परिमाण को नहीं बदलता, इसीलिए क्या होता है, ये कहलाता है दिष्ट धारा। जैसे कि एक एग्जांपल में बताऊं, आपने बैटरी तो देखा है, टॉर्च की बैटरी, तो सेल वाला बैटरी देखा होगा, वो कितनी वोल्ट की होती थी, 3 वोल्ट की एक सेल, है ना। तो ये हमेशा इसका टर्मिनल में कभी भी इसको देखेंगे तो ये कितना वोल्ट होता है, 3 वोल्ट, कभी नहीं बोलते 5 वोल्ट भी हो गया, 2 वोल्ट भी हो गया। तो आप कहोगे सर एसी में भी कौन सा 5 वोल्ट 7 वोल्ट होता है, एसी में भी तो 220 वोल्ट बोला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एसी में हमेशा समय के साथ उसका वोल्टेज बदलता है। कहोगे कहाँ सर, बल्ब तो एकदम फिक्स चल रहा है, कहाँ वोल्टेज घट बढ़ रहा है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा होती है कि आपको फ्लक्चुएशंस उसके पता ही नहीं लगते, है ना। एसी में क्या होता है, 1 सेकेंड में ही 50 बार साइकिल मार लेता है वो। तो एसी में समय के साथ क्या होता है जी, उसका परिमाण बदलते रहता है। तो अगर उसमें कि अगर बहुत इंडिविजुअल, जैसे कैसे एटम में चले गए घुस के एकदम छोटे, जहां पे आप देख भी नहीं सकते, उसकी चर्चा किया, ऐसे ही अगर वेव को 1 सेकेंड में 50 साइकिल कंप्लीट करता है तो इतना छोटा वेव बनेगा, आप पता ही नहीं करोगे। तो एक वेव को बहुत बड़ा करिए और फिर उससे एक्सप्लेन करिए कि उसमें होता है क्या, वोल्टेज पहले 0 होता है, 0 से बढ़ते बढ़ते बहुत मैक्सिमम पे जाता है, मैक्सिमम से फिर क्या होता है, कम पे आता है, फिर नीचे जाएगा, मैक्सिमम पे जाएगा, फिर कम पे आएगा। तो वोल्टेज बढ़ा और घटा, तो फिर कहोगे सर एसी में तो 220 ही वोल्ट बोलते हैं, वो आरएमएस वोल्टेज होता है। क्योंकि मान लो एक एसी में एक जनरेटर, एसी जनरेटर से अगर इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करेंगे और किसी को बोलेंगे अरे रमन तुम जाओ और माप क्या हो, तो वो बोलेगा 5 वोल्ट, बोलेंगे दीपक तुम जाओ तो बोलेगा 7 वोल्ट, प्रिया को बोलेंगे तुम जाओ तो बोलेगी 9 वोल्ट, श्याम को बोलेंगे तुम जाओ तो बोलेगा 0 वोल्ट। तो एक अल्टरनेटर में डिफरेंट टाइम पर वोल्टेज अगर 0 अलग अलग वेरिएबल आए तो कैसे माने कि वो कितना वोल्टेज है। इस चीज से बचने के लिए आरएमएस वोल्टेज का इस्तेमाल किया गया, या आरएमएस करंट की चर्चा की गई। वो सब हम आगे पढ़ेंगे, बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे, जो बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। ओके, सो अल्टरनेटिंग जो होता है, अल्टरनेटिंग होता है, वो होता है ऐसा, वो होता है ऐसा। क्वेश्चन कभी छूटेगा ही नहीं, हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसे स्टडी कर लो कभी जिंदगी में क्वेश्चन ना छूटने की गारंटी मैं देता हूं। इतनी बेहतर तरीके से एक तो स्किल डेवलप हो जाएगा, नॉलेज इतने तगड़ा हो जाएंगे, हमेशा बम बम करते रहोगे, हमेशा एनर्जी रहेगा कि जान रहे हैं, कैसा भी क्वेश्चन आएगा फोड़ देंगे, घुमा देंगे, अच्छे से डील कर लेंगे। ओके, तो यहां भी समय का अगर मैं बात करूंगा, अगर मैं समय की बात करूंगा तो ये देखिए समय का जो है अलग अलग टाइम के रिस्पेक्ट में, ये टाइम अगर मैं बात करूं तो ये देखिए मैग्नीट्यूड कहीं ज्यादा कहीं कम। अभी मैं VMVC कुछ नहीं लिखूंगा, पर अभी आप समझिए, है ना, ये समझिए कि इस वेव में आपको क्या दिख रहा है अलग अलग टाइम पर। मैं इस टाइम T1 की बात करूं तो आपको दिख रहा है इतना वोल्टेज है, T2 पर बात करूं तो सर इतना वोल्टेज, T3 इसको बोलूं तो सर 0 वोल्ट है। ये लो, मैग्नीट्यूड लगातार वेरी कर रहा है, इसी को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, है ना। तो ये सर मामला इसका कैसे क्लियर होगा, ये सब बताएंगे आगे डिस्कस। अभी तो हमने बेसिक्स ही उठाए, छोटे छोटे चीज़ों को करते हुए जाते हैं, फिर इस पे एक चर्चा होगा, कई क्लासेस ही में लग जाएगा। आरएमएस क्या है, एवरेज क्या है, पीक वैल्यू क्या होता है, इस पर न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, सारी जानकारी मिलती जाएंगी। तो फिलहाल मैं लिख देता हूँ कि जैसे कि ये मैं कहता हूँ कि करंट की बात करें तो ये इस करंट का मैक्सिमम करंट होता है, ये इसका 0 होगा। अब ये जब कोई चीज सर्कुलर वे में चलता है तो इसको बोलते हैं पाई, इसको बोलते हैं 2 पाई, यानी पाई मतलब 180 डिग्री, तो यहाँ पे कितना 360 डिग्री, एक कंप्लीट साइकिल हो गया। तो इस पे चर्चा बहुत अच्छे से होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, एसी का क्या मतलब है, जो समय के साथ जिसका परिमाण बदलता है। यहाँ एसी किसको कह रहे हैं, समय के साथ परिमाण में लगातार परिवर्तन होता है, में
लगातार परिवर्तन होता है, एसी कहलाता है। क्लियर? ठीक है, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे और इस सब चीज़ों को हम बहुत डेप्थ में आगे पढ़ने वाले हैं। मेरा भी चाय आ चुका है, तो आई होप सो आप लोग भी अब टी ब्रेक लेंगे और इसको पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। आई होप सो इतनी जानकारी आपको प्रॉपर वे मिल चुका है। हम आगे चर्चा करेंगे, इसी में आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। और जो जो क्वेश्चंस आएंगे इससे रिलेटेड वो क्वेश्चन को भी डील करेंगे। एक सिंगल क्वेश्चन ना छूटने की गारंटी देता हूँ। ट्रेड इतना बढ़िया से हो जाएगा कि आप मतलब हमेशा खुश, किसी की कंपेयर तो करना ही क्या है, क्योंकि किसी बच्चे को अलग अलग तरीके से सबको नॉलेज होती है, सब अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, तो हम कल कंपेयर तो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर सब कोई एक ही बहुत अच्छा होता तो फिर दुनिया में दूसरा कुछ होता ही नहीं, है ना, फिर ऑप्शंस तो होते ही नहीं। सो मैं यही कहूँगा कि अगर आप डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हैं हमारे साथ, तो कभी भी जरा सा का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चीज़ों को एंजॉय करेंगे, कॉन्सेप्ट लेने के बाद ज़िंदगी में याद रहेंगे। चलिए फिर आज के इस सेशन को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। थैंक यू।